हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ले आई हूँ मैं आपके लिए इनटू द लाइट ऑन सेकेंड का अगला पार्ट। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है, यानी कि जब आयशा को फर्स्ट टाइम एलिसा ने देखा था तब भी आयशा उसको इसी तरह देखकर रो ही जा रही होती है, जिसे देखकर आयशा कहता है कि तुम दोनों पहले भी और अब भी, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी ट्रिक समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम आगे क्या कहना चाह रही हो। जिसकी ये बात सुनकर आयशा कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था। और अपनी मन ही मन कहती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गए हो, आखिर तुम इस तरह के अल्फाज मुझसे कैसे कह सकते हो। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, मैंने आखिर तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और आखिर तुम वक्त के साथ साथ क्या होते चले गए। और फिर एलिसन से कहती है कि तुम जिस पर्सन को यहाँ पर ढूंढने आए हो, अगर तुम यकीन करो तो वो मैं हूँ। जिसे सुनकर एलिसन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसे घूर घूर के देखने लगता है और कहता है क्या, और जो तुम्हें उस पेपर पे हैंडराइटिंग मिली थी जिसकी तुम बात कर रहे हो वो मेरी थी, और जिसकी तुम बात कर रहे हो उसका और मेरा एक जैसा सेम पास्ट है। इसके बाद वो अपने कान के पीछे अपने बाल करते हुए कहती है कि जिस काले बाल वाली लड़की को, जिस दोस्त को तुम ढूंढ रहे हो, वो मेरी सारी की सारी ओल्ड मेमोरीज़ है और वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। जिसे सुनकर एलिसन बहुत ही ज़्यादा शौक में उसे देख रहा होता है। आयशा अपनी बात कंटिन्यू रखती है और कहती है कि वो मैं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, और हंसते हुए उसे कहती है क्या तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर एलिसन बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ होता है और वो उसी तरह शौक अंदाज में उसे पूछता है क्या तुम्हें ज़रा सा भी आइडिया है कि तुम क्या कह रही हो। आयशा उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही होती है और कह रही होती है कि मैं वो बच्ची हूँ जो कि उस अटैक में सरवाइव कर गई थी। ये सुनकर तो एलिसन के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे वो सारी की सारी पास्ट मेमोरीज याद आ रही होती हैं। सबसे पहले वो एलिसा से कहाँ मिला था, और आयशा अपना पास्ट उसे बता रही होती है कि मैं एक वक्त पर एक कोने में बैठी हुई रो रही थी। कुछ लोग मुझे देख देख कर इर्द गिर्द जा रहे थे, लेकिन उनमें से एक इंसान मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझसे बात करी और उसने मेरा हाल हवाल लिया और कहा कि अपने जहन में 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनो, इतने में मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाऊंगा। ये सारी की सारी वो बातें थी जो कि एलिसन ने एलिसा से कही थी, और ये सुनकर एलिसन बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब में पड़ा हुआ होता है। उसे आयशा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता, लेकिन आयशा जिस तरीके से अपना पास बता रही होती है वो बिल्कुल सच था। इसके बाद हमें उसकी थोड़ी सी और मेमोरीज दिखाई जाती हैं। इस वक्त आयशा अपने रूम में होती है और एलिसन उसके पास मौजूद होता है, और आयशा लगातार 3 घंटे से रो ही चली जा रही होती है। एलिसन उसको चुप करा रहा होता है। ये वो वक्त था जब एलिसन एकेडमी के लिए जा रहा था और आयशा उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको जाना ज़रूरी था। आयशा एलिसन से कहती है कि अगर तुम एकेडमी चले गए, वो भी 3 सालों के लिए जा रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो जाऊंगी। जिसकी बात सुनकर एलिसन आयशा से कहता है एलिसा, प्रिंसेस मरियान तुम्हारे साथ होंगी, क्या ये सच नहीं है। आयशा जिस पर कहती है लेकिन बहुत सारे पीपल मेरे पीछे विस्परिंग कर रहे होते हैं मरियान के मुताल्लिक, यानी उन दोनों के मुताल्लिक उल्टी सीधे बातें कर रहे होते हैं। जिसे सुनकर एलिसन कहता है कि तुम अब चुप करो, तुम बहुत ज़्यादा रोए जा रही हो, अपनी आंखें बंद करो, और तुमने सुबह के वक्त मेरे साथ प्लान नहीं बनाया था। जिस पर एलिसा रोते रोते कह रही होती है नहीं, तुम मेरे सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाओगे। जिसकी बात सुनकर एलिसन उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि सबसे पहले तुम अपनी आंखें बंद करो और 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनो अपने जहन में, इसके बाद मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाऊंगा। जिसकी बात सुनकर एलिसा कहती है कि नहीं, अगर मैंने ये करा तो मैं सो जाऊंगी। एलिसन कहता है कि नहीं, और वो गिनती गिनना शुरू कर देता है 1 2 3, इतने में ऐसा ऐसा करके वो सो जाती है। और एलिसन उसको लास्ट गुड बाय करते हुए कहता है कि एलिसा, मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं बस जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, और इसके बाद मैं तुम्हें इस जेल से, इस जहन्नुम से बाहर निकाल दूँगा। और इसके बाद वो वहाँ से भागता हुआ चले जाता है। इसके बाद एक लंबा अरसा गुजर जाता है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जब एलिसा की डेथ की खबर एलिसन को पहुँची थी, और वो उस वक्त भागते भागते आयशा के फनरल पर गया था, और जिस दिन से एलिसा की डेथ हुई थी उसकी हर रात
एरिसन प्रे करने के लिए जाता था और अपनी आंखें बंद करते हुए प्रे करता था। और इस दौरान उसके काफ़ी अपनों की मौतें भी हुई थी। वो बस इस काबिल बनना चाहता था कि वो आखिर इतना स्ट्रांग बन जाए कि आखिर लोग उससे मर्सी की भीख मांगे। वो लोग जिन्होंने उससे सच छुपाया, उसे वो ऐसे जहन्नुम में फेंक देना चाहता था जहाँ से कोई भी ना निकल के आ सके। उसने बहुत ही ज़्यादा दुआएं मांगी, प्रेयर्स करी, लेकिन उसकी दुआ कबूल ही नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोग जो कि उस वक्त आयशा के मरने पर हंस रहे थे, उसकी हंसियाँ बढ़ती ही चली जा रही थी। और बिल आखिर उसने ये फैसला कर लिया कि वो अब अपना बदला खुद लेगा। वो इस पूरी की पूरी कंट्री को ऐसे दलदल में फेंक देगा जहाँ से कोई भी जल्दी से नहीं निकल सकता है। और आखिर इसका आखिरी चैप्टर किसी सैड एंडिंग से ख़त्म नहीं होगा। और इसके काफ़ी अरसे बाद मैं तुमसे मिला। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी रिवेंज का एक गिफ्ट देना चाहता था, जो कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ने वाला था। और वो ये सारी बातें अपने मन ही मन कह रहा होता है और रो ही जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आयशा और एरिसन एक लेक के किनारे बैठे हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जिस पर आयशा को एरिसन कहता है कि आखिर तुम काम डाउन हो ही गई। जिस पर एरिसन को आयशा जवाब देती है कि हाँ, तुम भी इसी तरह चुप हो गए हो। दूसरी तरफ हमें एरिसन का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि रो रो के सो चुका था और आयशा की छींकें बंद नहीं हो रही थी। एरिसन आयशा से कहता है कि क्या मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा दिख रहा हूँ, जिस पर आयशा कहती है कि नहीं, अब मैं काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ। इसके बाद वो काफ़ी देर तक बैठ के बातें करते हैं। एरिसन आयशा को याद दहानी करता है कि उसके अटैक की वजह से उसके चेहरे पे एक छोटा सा कट लग गया है, जिसे देखकर आयशा उसे चेक करती है। एरिसन कहता है कि मेरा बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास इस वक्त कोई भी मेडिकल फर्स्ट एड नहीं है। जिस पर एरिसन को आयशा कान डाउन कराते हुए कहती है कि क्या तुमने मेरे बारे में कुछ सुना है? जब मैं यहाँ पर आई थी इससे पहले क्या तुमने मेरे बारे में थोड़ी बहुत भी अफवाह वगैरह सुनी है? जिसकी बात सुनकर एरिसन कहता है, क्या तुम्हारे बारे में द स्टोरी ऑफ एल्मायर प्रिंसेस के बारे में? जिसके बारे में आयशा कहती है, हाँ ऑफ कोर्स। एरिसन कहता है, हाँ, उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले से ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो। तुमने 7 साल की उम्र में एक यंग स्पिरिट का टाइटल हासिल कर लिया था और इसके बाद एक एल्मायर एम्पायर की सेंट बन गई थी, द स्टार ऑफ एल्मायर। आयशा को ये कहते हुए वो उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ आयशा अपना वाउंड हील कर रही होती है और ये हील करते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। इसके बाद वो काफ़ी देर तक एक दूसरे से इसी मुताल्लिक़ बात करते रहते हैं। फिर आयशा टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, एरिसन, तुमने मेरे बारे में तो सुन लिया, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम एक डेविल बन चुके हो, एक ऐसा बैटलफील्ड का डेविल जिसके अंदर कोई भी मर्जी नहीं है, जिसके बारे में काउंटलेस र्यूमर्स मौजूद हैं। और इस बात का प्रूफ हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ काफ़ी ज़्यादा खून से रंगे हुए हैं। जो तुमने बात चूज़ किया है, क्या वो सही है? जिसके पास सुनकर एरिसन उसके बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि आयशा, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हो। लेकिन आयशा टॉपिक चेंज करना नहीं चाहती थी। वो एरिसन से कह रही थी कि तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा आंसर सुनना चाहती हूँ। और इसी बात के दौरान वो ये कह देती है कि मैं अपने बदले के दौरान एक स्टेप और आगे बढ़ चुकी हूँ। जिसकी बात सुनकर एरिसन बहुत ज़्यादा शॉक में आता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरी बात सुनो, तुमने अभी क्या कहा? रिवेंज? तुमने कहा तुम रिवेंज लेना चाहती हो। क्या तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी रही हो एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी फैमिली के साथ? जिस पर आयशा कहती है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, उन्होंने आखिर मुझे क्या दिया और किस तरह की तकलीफ़ दी मुझे। जिसकी बात सुनकर एरिसन कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा रिवेंज जो एडनबर्ग की तरफ से है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और वो इसी फिक्रमंदी में उसे कहता है कि प्लीज़ ऐसा, तुम बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सा सब्र करो। मैं इतने में वो अपनी बात रोक देता है और आगे कुछ नहीं कहता। और उसके अचानक रुकने की वजह ये थी कि उसे किसी के आने का एहसास हो गया था। जिसकी इस तरह अचानक इक़दाम को देखकर आयशा एरिसन से पूछती है कि आखिर तुम्हें अचानक क्या हो गया है? जिस पर एरिसन बताता है कि किसी ने मेरा डोम तोड़ दिया है और मुझे लगता है कि वो इसी तरफ आ रहे हैं। फिर वो आयशा से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे जाना होगा, मैं उनसे जाके डील करता हूँ। जिसे सुनकर आयशा फिक्रमंदी में उसकी तरफ देखती रहती है। और फिर एरिसन कहता है कि मेरी बात सुनो एल्सा, और जाते हुए उसे एक हिंट देता है कि आयशा, जब एक वक्त आएगा तुम्हें अपने सारे के सारे गार्ड ओपन सी की तरफ करने होंगे, ना कि आइलैंड ऑफ ईस्ट सी की तरफ।
एडम वर्क एम्पायर एक गेट प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो सारे के सारे एल्मायर एम्पायर के गार्ड्स को कैद कर देगा। जिस पर आयशा कहती है कि क्या तुम उस ओशन की बात कर रहे हो जो कि तुमने मुलाकात के दौरान इस सी के बारे में मेंशन किया था। जिस पर एलिसन कहता है कि हाँ वही, और एडम वर्क एम्पायर एल्मायर एम्पायर के ऊपर कब्जा करना चाहता है और एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जंग शुरू होने वाली है। जिसकी बात सुनकर आयशा सदमे में चली जाती है, लेकिन एलिसन उसको फिक्र ना करने को कहता है और कहता है कि इस जंग के दौरान जो जीतने वाला एम्पायर होगा वो एम्पायर होगा एल्मायर एम्पायर, और एक दिन एडम वर्क एम्पायर इस दुनिया की हिस्ट्री से गायब हो जाएगा। किसी को भी उसका नामो निशान नहीं पता चलेगा। जिस पर आयशा एलिसन की फ़िक्र जताते हुए उसे कहती है कि एलिसन आखिर तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। जिस पर एलिसन जाते हुए कहता है मैं अभी तुम्हें ये बता रहा हूँ और अगली बार हमारी जब मुलाकात होगी वो हमारी अगली मीटिंग में होगी। जिस पर आयशा एलिसन को रोकते हुए कह रही होती है क्या मतलब है तुम्हारा, एडम वर्क डिसअपीयर हो जाएगा। मैं इस बारे में कुछ समझी नहीं। इतने में आयशा को वो गले लगकर उसे कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और ये मेरी तरफ मेरा एक तोहफ़ा है मेरे लिए जो मुझे मिला है। इसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। आयशा उसको टेलीपोर्ट होते हुए देख रही होती है और आसमान की तरफ देखते हुए उसका नाम पुकारती है। उसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है एलिसन ने अचानक से एक इमरजेंसी मीटिंग कर ली थी और उसने वो सारे के सारी कंडीशन मान ली थी जो कि उन्होंने सेकंड मीटिंग में रखी थी, और उन्होंने रोहिटन से ये प्रॉमिस कर लिया था कि वो अपने सारे के सारे ट्रूप 4 दिन के अंदर अंदर यहाँ से लेके चले जाएंगे। रोहिटन की प्रिंसेस और प्रिंस दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़रिए से यानी एक पजल में घिरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या करें, लेकिन वो एक रिलैक्स एक्सप्रेशन के साथ उनको शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। और ये बात एल्मायर एम्पायर तक पहुंच चुकी थी, जिस पर आयशा के फादर और उनके ब्रदर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं इसी मुताल्लिक, और वो एक दूसरे से इस बारे में तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि मेरी बहन ऐसी, मेरी बेटी ऐसी। और आयशा ने एलिसन के कहने के मुताबिक अपनी जितनी फोर्सेस थी वो AC के बजाय उस जगह पर पहुंचा दी थी जहां पर एलिसन ने उसे कहा था। जिसकी बात सुनकर आइजिस बहुत ही ज़्यादा हैरानगी में ये अपने फादर से पूछ रहा होता है कि आखिर उसको ये सब कैसे पता चला। जिस पर आयशा के फादर कहते हैं कि हम ये उसी से खुद पूछ लेंगे, वैसे भी वो इस वक्त प्रिंसिपलिटी ऑफ राइटिंग से निकल चुकी होगी और मेरे ख्याल से 2-3 दिन में वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए आयशा के वेलकम के लिए। इसके बाद फिर शिफ्ट होता है और हमें वापस उसे जंगल में ले जाया जाता है जहाँ पर आयशा की और एलिसन की मुलाकात हुई थी। कुछ लोग एक किस्म के टूल को उठाकर चेक कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें और उसके रूम में इस वक्त कुछ भी स्पीसीज नहीं नज़र आ रहा है। जिस पर दूसरे वाला पर्सन कहता है कि चलो ठीक है, हम कुछ वक्त के लिए ये सारा का सारा मसला एलिसन के ऊपर छोड़ देते हैं। और फिर वो काफ़ी देर तक इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जिसके ग्रीन कलर के हेयर होते हैं और वो एक बहुत ही ज़्यादा स्कैरी हंसी हंस रहा होता है, और उसी हंसी के दौरान वो ये कहता है कि शायद उसने कोई ना कोई इंटरेस्टिंग सा प्लान बना रखा होगा। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एलिसन अपने खेमे के अंदर नज़र आता है, जो कि सबसे पहले अपना जैकेट रखता है और फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई ना कोई इस जगह पर आया था लेकिन उसने अपनी प्रेजेंस डिलीट कर दिया है यहाँ से। फिर वो अपने मेज़ के पास जाता है और अपने मेज़ के नीचे एक एडन किस्म का स्पेल एक्टिव करता है, जिसकी वजह से रूम के अंदर सारे पैरों के निशान नज़र आ जाते हैं जो वहाँ पर आया था। वो ये देखकर समझ जाता है कि जो भी पर्सन आया था वो मेरे टेबल के पास नहीं आया या उसने कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं ली है। उसके हिसाब से ये वही उसका सोल्जर हो सकता है जो कि उससे काफ़ी देर पहले बात कर रहा होता है, और वो अपने मन ही मन कहता है कि मैं यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ लेके गया था, वो था एक मैजिक स्टोन, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कुछ भी नहीं ढूंढ पाया है। इसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और फिर वो अपनी और रिचर्ड की बातें याद करने लगता है कि रिचर्ड ने उसे किस किस तरीके से सारे की सारी बातें बताई थी और सारी की सारी जंग की स्ट्रेटजी बताई थी। और उनकी इन बातों के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि वो किसी न किसी तरीके से वो डायमंड माइंड हासिल करना चाहते हैं, जो कि आयशा के बर्थडे पर उसे दी गई थी। उनकी काफ़ी देर से उसी के ऊपर नज़र थी। उनका प्लान कुछ इस तरीके से था कि वो जगह जगह पर अपने पोर्टल ओपन करेंगे और उनका सबसे आखिरी वाला पोर्टल उस आइलैंड पर मौजूद होगा जो कि आयशा की गिफ्ट पर दिया गया था उसे।
यानी कि वो इसके ज़रिए सबसे पहले अलमारी एम्पायर पर अटैक कर सकते हैं और इस अटैक से उनके पास डिफेंस का कुछ ज़्यादा तरीका नहीं बचेगा, तो उसे किसी न किसी तरह हमारे सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। लेकिन ये सारी की सारी बातें उनके लिए एक्सपेरिमेंटल थी, यानी कि ये हो भी सकता है अगर एक्सपेरिमेंट उनका कामयाब चला गया, नहीं तो वो पूरी तरह से शिकस्त हासिल करेंगे। और एडिनबर्ग एम्पायर के एम्पीरियर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से रॉयल फैमिली की ताकत उनके हाथों से चली जा रही थी और उसके लिए उन्हें ज़रूरी था कि वो कुछ ना कुछ एक ऐसा इकदाम पूरा करें जिसकी वजह से वो लोगों के मुंह बंद करा सकें। और उसके लिए रिचर्ड आरिसन से कहता है कि तुम्हें इस प्लान के लिए आगे कितने लोगों की ज़रूरत होगी, मैं तुम्हें कितने लोग प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके तुम रॉयटन की तरफ अपने ट्रॉप्स लेके चले जाओ ताकि हम अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी और बेहतरीन विक्ट्री हासिल कर सकें। लेकिन नतीजतन वो हासिल नहीं हो सका जो कि रिचर्ड चाहता था। वो उतना ज़्यादा एल्मायर एम्पायर को डैमेज नहीं कर पाए और वो अपना पूरा का पूरा प्लान फेल होता हुआ नज़र आ रहा होता है। लेकिन एरिसा अपने मन ही मन कह रहा है कि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कि कोर्ट की तरफ से मुझे हेल्प मिल रही है, वो भी आयशा की सूरत में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आयशा दिखाई जाती है जो कि अपने ट्रूप्स के साथ एल्मायर एम्पायर की तरफ आ रही होती है। वो अभी खामोशी से जा ही रहे होते हैं कि अचानक से आयशा को फील होता है जैसे कि बाहर कुछ हो रहा होता है। जैसे ही वो बाहर की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि ब्योन ने जो बैरियर बनाया था उनकी तरफ प्रोटेक्शन का, वो टूट चुका है, यानी कि किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। ब्योन आयशा को कैरेज के अंदर ही रहने को कहता है और कहता है कि बाहर मत आना, मैं ये सारा का सारा खुद ही हैंडल कर लूँगा। वो अंदर बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी से बैठी होती है। इतने में उसके स्पिरिट उसे कहते हैं कि मास्टर, मुझे अपने इर्द गिर्द ब्लैक मैजिक फील हो रहा है, जिस पर आयशा और भी ज़्यादा डर जाती है और कहती है क्या, और अपने मन ही मन कहती है कि वो हमारे नाइट्स की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जंग चढ़ी हुई थी सिपाहियों की आपस के बीच में। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, कोई किसी पे मर्जी नहीं दिखा रहा था। आयशा ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उनके जो सोल्जर थे उनकी ताकत कम होती चली जा रही थी, जिस पर आयशा व्योन से माफ़ी मांगते हुए अपने कैरेज का दरवाज़ा तोड़ देती है और व्योन का बैरियर भी उसके कैरेज के ऊपर से तोड़ देती है, जिस पर व्योन उसके तरफ फिक्रमंदी में चिल्लाता है, हिज हाइनेस। इतने में आयशा बाहर निकलती है और अपना मैजिक यूज़ करती है। सबसे पहले वो लुओ को बुलाती है और फिर उसके बाद लिमी को बुलाती है और इर्द गिर्द उसके जितने भी सोल्जर्स नाइट मौजूद होते हैं उनके पास एक प्रोटेक्शन पीरियड क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से वो उनके अटैक से बच जाते हैं। ब्योन दूर से खड़ा हुआ आयशा को इस तरीके से देख रहा होता है। आयशा भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होकर दिखा रही होती है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब भी उसको फील होता है कि ब्योन उसको देख रहा है और फिर उसे एहसास होता है कि उसने प्रोटेक्टर शील्ड तोड़ दी है जो कि ब्योन ने उसके लिए बनाई थी, जिसकी तरफ वो हंसते हुए देखती है और वो उस बात को टालने की कोशिश करती है। इतने में ब्योन उसकी तरफ चीखते हुए उसका नाम बुलाता है, तो दूसरी तरफ हमें एक पर्सन की आवाज़ सुनाई जाती है जो कि कहता है कि बिल आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें ले जाया जाता है लूमिनस की तरफ। उसकी अचानक से एक लालटेन टूट जाती है और उसे एहसास होता है जैसे कि कुछ गलत होने वाला है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें वापस से उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर आयशा के ऊपर अटैक हुआ था। वो पर्सन आयशा के ऊपर अटैक करता है। इतने भी ब्योन उसके सामने आ जाता है और अपने प्रोटेक्टिव शीट उसके सामने क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से अटैकर का हमला उसकी तरफ कम हो जाता है और ब्योन को वो अटैक लग जाता है। लेकिन आयशा बच जाती है, लेकिन फिर भी वो करते करते आयशा को किसी न किसी तरह और अटैक से बचाता चला जा रहा था और पीछे करता चला जा रहा था और कहता है कि तुम पीछे ही रहो, मैं इससे निपटता हूँ। वो ब्योन उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो असैसिन भी काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होता है। लेकिन वो असैसिन भी काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला होता है, बहुत ही ज़्यादा लगातार स्पीड में ब्योन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से आयशा को यूँ फील होता है कि ब्योन अभी कुछ कमज़ोर होता चला जा रहा है। वो जल्दी से अपना तीर और कमान को समन करती है और उससे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा अटैक उस असैसिन की तरफ करती है।
जिसको देखकर वो असैसन उसकी तरफ थोड़ा सा इम्प्रेस होता है। आयशा लगातार अपने अटैक उसकी तरफ कर रही होती है और कह रही होती है कि मेरी पावर इतनी नहीं है, मेरा एटीट्यूड इस तरह का नहीं है कि मैं इससे अटैक कर सकूं। और वो एक और अटैक चलती है जिसकी वजह से वो तीर आसमान में जाता है और उसे काफ़ी सारे तीर ज़मीन पर आके गिरते हैं उन सोल्जर्स के ऊपर जो कि उसके नाइट्स पर हमला कर रहे थे। लेकिन वो असैसन तो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल था, बाकी सब तो उस अटैक से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो असैसन उन सारे अटैक को डॉज कर लेता है और वो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैजिक फील कर रही होती है। लेकिन वो असैसन वो उन सबको एनॉइंग करते हुए अपनी तलवार वियोन की तरफ थ्रो करता है और वो इस तरह का अटैक था कि वो घूम फिर कर वापस से वियोन की तरफ ही आ जाए, जिसे देखकर वियोन उस अटैक को डॉज करता है। लेकिन वो अटैक उस ट्री पर जाके लगता है जिससे वो पूरा का पूरा ट्री ही तबाह हो जाता है और वियोन के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन वियोन भी उससे बच जाता है। दूसरी तरफ सोल्जर सारे के सारे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वो ग्रीन हेयर वाला पर्सन फनी कहता हुआ अपनी दूसरी सवाल निकालते हुए आयशा की तरफ बढ़ता है। आयशा सामने की तरफ अपना अटैक रेडी करके खड़ी होती है, लेकिन वो उसे एनॉयड बिच कह के उसकी तरफ अटैक करता है और कहता है कि मैं आकर तुम्हें मार दूंगा, कोई भी तुम्हें यहाँ पर बचाने वाला नहीं होगा, ये सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही आयशा उस पर्सन का मुंह देखती है वो उसका एक नाम बुलाती है और कहती है एल्सिस, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वियोन उसके सामने आ गया था और उसको उस अटैक से बचा लिया था। लेकिन आयशा के उस पर्सन का नाम बुलाते ही उसके सर में बहुत ज़्यादा शिद्दत से दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द आखिर उसको क्यों हो रहा था, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आयशा का ब्रदर था, जो कि आयशा के साथ उसके प्रीवियस लाइफ में उसके साथ खेलता था और उसे उसकी सारी की सारी वो यादें याद आ रही होती है कि वो आयशा के साथ किस तरह खेला करता था, किस तरह वो उनसे माफ़ी की भीख मांग रही थी, लेकिन किसी ने उसके ऊपर यकीन नहीं किया। वो अपना सर पकड़कर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है और कहता है व्हाट द हेल, आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और कहता है कि आखिर मेरे जहन में मरे हुए लोगों की मेमोरीज़ वापस क्यों आ रही हैं, मेरा सर फटे जा रहा है। इतने में वो भागता हुआ आयशा के ऊपर दोबारा से अटैक करने लगता है, लेकिन वो अटैक जो था वो तो उन्होंने रोक लिया था, लेकिन उसके पास एक किस्म का आर्टिफैक्ट था जिसमें से एक पर्पल कलर की रोशनी आयशा की तरफ बढ़ती है। सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल आखिर आयशा उस अटैक से इफेक्ट हो जाती है और आयशा को वो अटैक लग जाता है और आयशा ज़ोर से चिल्लाती है। बियॉन भी उसकी तरफ फिक्रमंदी में कहता है प्रिंसेस। वो पर्सन देखकर हैरान हो जाता है, क्या अभी क्या हुआ। इतने में एक गोल्डन कलर की लाइट आसमान की तरफ से पर्सन के ऊपर गिरती है और सारे के सारे पर्सन वहीं पर रुक जाते हैं। वो पर्सन जिसने ये सब कुछ किया था वो लूमिनस था, जो कि आसमान में खड़ा हुआ था और सबके ऊपर उसकी लाइट एनर्जी गिर रही थी। लूमिनस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, इतना गुस्से में कि वो उन सबको जान से मार देगा। जब बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई होती है और वो पर्सन वो इस बात की हैरानगी में होता है कि आखिर इस तरह की इंट्रेशन उसके ऊपर किस तरह की पड़ी हुई है। ये ओरा लूमिनस का था जो कि उसके ऊपर पड़ा हुआ था। वो लूमिनस को देख कर कह रहा था कि ये डेफिनेटली कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो एक स्पिरिट है। तो वो एक स्पिरिट था, तो इस वजह से उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा अजीब सी थी। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ऑरा फील कर रहा होता है। दूसरी तरफ लूमिनस बेइंतहा शदीद गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो पर्सन लूमिनस से बहुत ही ज़्यादा डरते हुए पीछे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है क्या तुम एल्मायर एम्पायर से आए हो, क्या ये प्रिंसेस एल्मायर एम्पायर की तरफ से थी। मुझे ये सिचुएशन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, शायद तुमने कुछ अंडरस्टैंडिंग कर ली है, वो मैं नहीं था जिसने ये करा है। जिस पर लूमिनस कहता है कि मैं जानता हूँ और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो पर्सन अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा होता है, लेकिन लूमिनस उसकी एक भी नहीं सुनता और वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अपनी एक फिंगर उसकी आँख की तरफ करता है, जिसकी तरफ से उसे इतनी ज़्यादा पेन फील होता है, ऐसा लगता है कि उसे आग में जलाया जा रहा हो और उसे बहुत ही ज़्यादा शदीद तकलीफ़ फील हो रही होती है। वियोन उसके इस तरह के एंगल को देखकर डर जाता है
वो ज़मीन पर पड़ा हुआ रो रहा होता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, कोई मुझे बचाओ। और वो बहुत ही ज़्यादा शदीद दर्द में होता है। वो उसके पैर की तरफ हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि मेरी आँखें ये बहुत दर्द कर रही हैं, लेकिन लुमिनस को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा होता है और कहता है कि तुम अब एक ब्लाइंड की तरह हो, तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और वो उसे गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी इन गलती कोताही और फुलमिश की ये वजह है, तुम्हारी ये रिज़ल्ट है तुम्हारा। लेकिन वो पर्सन गुस्से में चीखते हुए कहता है मैंने तुम्हें बताया ये मैं नहीं हूँ, मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ। और वो ये कहता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन लुमिनस उसको कुछ नहीं कहता। वो उसे भागता हुआ देखता है, लेकिन वो अभी भी गुस्से में होता है। इतने में उसे लियोन की आवाज़ आती है जो कि लुमिनस से हेल्प के लिए कह रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंदी में उसकी तरफ देख रहा होता है। वो लुमिनस की तरफ देखता है और कहता है कि हिज साइनस की सांसें बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही हैं। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, इनकी जान बचा लो, इनकी ज़िंदगी बचा लो। लुमिनस आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता है और अपने हाथों से एक किस्म का मैजिक क्रिएट करता है और वो आयशा को हवा में उठा लेता है और उसे हील करना शुरू कर देता है। उसके कुछ ही देर की मेहनत के बाद आयशा मुकम्मल तौर पर हील हो जाती है और व्योन की बाहों में आके गिरती है। व्योन उसे थैंक यू कहता है, लेकिन लुमिनस का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। लेकिन अचानक उसको एहसास होता है कि वो इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है, उसने आखिर ये सब कुछ क्यों किया। फिर वो व्योन से कहता है कि प्रॉब्लम इस वक्त सॉल्व हो चुकी है, तो तुम प्रिंसेस को लेकर वापस चले जाओ। जिस पर लुमिनस को वो कहता है कि सर मैजेस्टी, क्या आप हमारे साथ नहीं जा रहे हो। जिस पर लुमिनस उसे कोई भी आंसर नहीं करता है और फिर व्योन उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। लुमिनस उसे जाता हुआ देख रहा होता है और उसके मुकम्मल जाने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन जिस वक्त लुमिनस आयशा को कैरेज के अंदर रख रहा था, कैरेज में से आयशा ने लुमिनस को देखा था जो कि दूर से उसको तके जा रहा था और अचानक से वो डिसअपीयर हो गया था। इतने में आयशा की भी आँखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। वो अपने आहिस्ता से खुली हुई आँखों से उसको एक बार ढूंढ बुलाती है। एक वीरानी जगह से देख के यूँ फील हो रहा था जैसे कि ये कोई पनिशमेंट ग्राउंड है और इसी पनिशमेंट ग्राउंड के अंदर हमें लुमिनस दिखाया जाता है जो कि वीडियो में बंधा हुआ होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और अपनी उसी निराशा भरी निगाहों से नीचे की तरफ देख रहा होता है। इतने में कोई आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें पहली मर्तबा यहाँ पर ट्रैप होते हुए कैसा फील हो रहा है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जिस पर लुमिनस उसको कोई भी आंसर नहीं करता। वो पर्सन नीचे उतरते हुए कहता है कि ज़रा को तुम्हारे एक्सप्रेशन तो देखो, तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के ये साफ जाहिर होता है कि आखिर तुमने ये सारी चीज़ें क्यों करी। और ये और कोई नहीं बल्कि स्पिरिट किंग हैनियन था, जो कि इस वक्त लुमिनस को बहुत ज़्यादा तंग करने आया था और उसका मजाक बनाने आया था, एक तरह से फ्रेंडली मजाक कह लो। और लुमिनस को पनिशमेंट मिलने की असल वजह ये थी कि कोई भी स्पिरिट रिलम का बंदा ह्यूमन रिलम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो उनके मामलात वगैरह में बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। लेकिन लुमिनस ने अपने गुस्से के तेज में आकर ना कि सिर्फ आयशा की जान बचाई, उसे हील किया, बल्कि उन बंदों को जो कि आयशा को मारने आए थे उनको भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। हैनियन उस जगह पर आके लुमिनस को परेशान करने के बजाय अपना गुस्सा निकाल रहा होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक मरतबा हैनियन के साथ भी हुई थी और वो लगातार अपने बड़बड़ किए जा रहा होता है। जिसके बाद पर लुमिनस उस पर हंसना शुरू कर देता है। हैनियन उसे कहता है कि आखिर तुम मुझ पर हंस रहे हो, मुझे यकीन नहीं होता तुम पर। इसके बाद वो काफ़ी देर खामोश रहता है और फिर लुमिनस से कहता है, आयशा, मैं गया था उस लड़की से मिलने के लिए। जिस पर लुमिनस उससे पूछता है कि तुम आखिर उससे मिलने के लिए क्यों गए थे। हैनियन उसे बताता है कि मैंने उसे कहा है कि वो तुम्हें समन करना छोड़ दे। जिसके बाद पर लुमिनस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आपस में इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो लड़की लुमिनस को समन करेगी या नहीं, क्योंकि हर किसी की इननेट पावर की एक लिमिट होती है और वो उससे ज़्यादा अपने पावर को यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन लुमिनस उसके साथ बहस करता हुआ ये कहता है कि नहीं, वो सब में ज़्यादा अलग है, वो आखिर गॉड गिफ्टेड है। जिसके बाद पर हैनियन उसे कहता है कि ये मायने नहीं रखता कि वो कितनी ज़्यादा गुड गिफ्टेड है या नहीं,
लेकिन लुमिनस अपनी बात पर अटल होता है। मुझसे इस बारे में बात ना करो, वो लड़की सब में ज़्यादा अलग है और वो मुझे एक ना एक दिन ज़रूर समन करेगी। जिसके बाद वह हैनियन उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि असल मसला ये नहीं है, पॉइंट की बात ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये है भी तो मैं इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ कि कोई ना कोई रास्ता हो सकता है, क्योंकि मैजिकल पावर्स की कमी को मैजिकल स्टोन से पूरा किया जा सकता है और लेग ऑफ एफिनिटी की पावर को किसी भी तरीके से एक हाई लेवल स्पिरिट की मदद से मुकम्मल किया जा सकता है। लेकिन तुमने ही कहा था कि आयशा से ज़्यादा कोई हाई लेवल का स्पिरिट मास्टर उस ह्यूमन वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करता है, तो अब उसके पास मैजिक स्टोन के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है मदद हासिल करने के लिए। उसकी इस बात पर लुमिनस का कोई भी आंसर नहीं होता। वो अपने मन ही मन कहता है, लेकिन उस गर्ल ने मुझे कहा था कि वो एक दिन मुझे समन करेगी। वो एक दिन बहुत ज़्यादा शदीद मेहनत करेगी और अपनी सारे लिमिट को सरपास कर देगी और मुझे ज़रूर समन करेगी। फिर लुमिनस हैनियन से कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा यकीन करना है और उस इंतज़ार करना है उस बच्ची का कि वो एक दिन मुझे समन करेगी। लुमिनस की इस बात पर हैनियन उसे बहुत ही ज़्यादा उदास भरी नज़रों से देखने लगता है और उसे कहता है कि ये बेवकूफ़ इंसान ये बिल्कुल मेरी तरह है। जब मैं इसकी उम्र में था मुझे भी बिल्कुल इसी तरह किसी लड़की ने कहा था कि वो एक दिन मुझे समझ ज़रूर करेगी। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब वो लड़की हैनियन से कह रही होती है कि मैं एक दिन तुम्हें समझ ज़रूर करूँगी और अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट को एक दिन स्टॉप कर दूँगी। और उसकी आंखें ये सब कहते हुए बिल्कुल साफ थी और बाएतमाद थी, जैसे कि कोई सब कुछ कर लेगी। वो बिल्कुल प्योर नेचर की मानत थी और उसकी इस चमकदार आँखों ने और इस चमकदार रवैये ने मेरे दिल में जगह कर ली। वो लड़की हैनियन से कहती है, मुझ पर यकीन करो, एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर समन कर लूँगी। हैनियन उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा ताज्जुब से उसकी तरफ देखता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा अपने मन ही मन उसे स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे यकीन है और मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन तुम हमेशा मेरी ही साइड रहना। जैसा कि उस लड़की ने हैनियन से प्रॉमिस किया था, वो अपने लिमिट को सरपास करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर किसी के कैपेबिलिटी पावर की एक लेवल होता है कि वो उसे आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह उसका भी एक लेवल था जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, लेकिन वो शदीद मेहनत करती रहती है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ फोर्स दिन ब दिन कम होती चली जा रही थी। हैनियन उसे रोकने के लिए उसके पास कभी भी समझ नहीं हो कि एक दिन वो फेल हो के खुद ही छोड़ देगी, लेकिन उसने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया और वो अब दिन ब दिन मेहनत करती गई, जिसकी वजह से उसकी लाइफ फोर्स दिन ब दिन ड्रेन होती चली गई। वो लड़की कहती है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगी। हैनियन, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि एक दिन तुम मुझे ज़रूर मेरी मदद करोगे, तुम हमेशा मेरे साइड रहोगे। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझ पर यकीन करोगे। तो दूसरी तरफ हैनियन निराशा में एक तरफ बैठा हुआ होता है और अपनी आंखें बंद किए बैठा होता है, जैसे उसे उस लड़की की बातें सुनाई नहीं दे रही है। उस वक्त हेजिटेशन का बिल्कुल भी वक्त नहीं था, सिर्फ एक फैक्ट जो कि मेरे सामने विजिबल था कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। और जब आखिरी बार उसने मुझे समन किया तो मैंने उसकी कॉल का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया और उस वक्त मैंने ये सोचा कि ये सब कुछ बिल्कुल अनअवॉइडेबल होगा। अगर मैं उसको इस वक्त नहीं रोकता तो दिन ब दिन उसकी विज़ल बिल्कुल ही शटर होना शुरू हो जाती। दूसरी तरफ वो लड़की बहुत ही ज़्यादा पसीने में भीगी हुई और पूछ रही होती कि आखिर क्यों। हैनियन वो वक्त याद करता है कि उसने उस वक्त उस लड़की ने उसको समन करने के लिए सारी की सारी अपनी लाइफ फोर्स यूज़ कर दी थी और शायद इसी समनिंग वे में उसने अपनी सारी की सारी लाइफ फोर्स यूज़ कर दी और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। और वो उस दिन वो अब तक पछताता है कि अगर वो उस दिन सारी बातें उसे पहले ही बता देता या उसे इस बारे में पहले ही आगाह कर देता तो हो सकता है वो आज ज़िंदा होती। और जिस तरह वो थोड़ी बहुत लुमिनस आयशा से मुलाकात करता है, वो भी उस लड़की से थोड़ी बहुत मुलाकात करता रहता, लेकिन उसने उसको नहीं रोका, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। हैनियन बैठते हुए उसको समझाता है और बताता है कि अगर तुम उसको नहीं रोकोगे या मैं उसको जाके नहीं रोकता तो उसका हाल भी उसी की तरह होता जिसकी मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किया है। अगर वो दिन ब दिन इसी तरह मेहनत करती रहेगी, एक दिन उसकी विसल शटर करने लगेगी और विसल जो होती है वो लाइफ फोर्स को ड्रेन करती रहती है। जिस दिन उसकी विसल शटर होना शुरू हो गई उस दिन उसकी लाइफ फोर्स ड्रेन होना शुरू हो गई।
तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा क्या है कि वो तुम्हें समन करके अपनी जान गंवा दे, या फिर वो तुम्हें समन करना छोड़ दे और अपनी ज़िंदगी एक खुशहाल तरीके से जिए। तो तुम क्या प्रीफर करोगे? तुम इसके अंदर से कौन सी चॉइस चुनोगे? ये कि तुम उसे समन करने दो और उसकी मौत को देखते रहो, या फिर उसे इस बात से इनकार करके उसको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका दो। इसके बाद हमें एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा गार्डन दिखाया जाता है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची ये कह रही होती है कि देख के ये लगता है कि सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, जिस पे उसकी सर्वेंट जवाब देती है कि हाँ, सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, डिज़र्ट, चाय वगैरह हर चीज़ जिस तरह की हम इस मैजेस्टी को पसंद है और आपके सारे रॉयल फैमिली मेम्बर्स को पसंद है। इतने में पीछे से एक सर्वेंट आता है और वो बताता है कि हिज़ हाइनेस इस वक्त उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, जिसकी वजह से वो आपके चाय पार्टी में नहीं आ सकते। चीज़ें सुनकर वो छोटी सी शहज़ादी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। वो उनकी शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, जिसकी वजह से उनका यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। फिर वो अपने आप में ही इरादा करती है कि अब मुझे इस पर ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर इस चीज़ में दुखी होने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कोई है। उस बच्चे की सर्वेंट उससे पूछती है कि आप परेशान हो, जिस पर वो मना कर देती है। और अगर आपको नहीं पता हो कि ये बच्ची कौन है, तो ये छोटी सी बच्ची हमारी एल्सा का छोटा सा वर्जन है। और ये उस वक्त का टाइम है जब वो आयशा छोटी सी हुआ करती थी और अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जिया करती थी, जब तक मैरियान उनकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। एल्सा की सर्वेंट उसे कहती है कि आपने ये सारी के सारे प्रिपरेशन प्रिंसेस मैरियान के लिए की हैं, जो कि अभी हाल ही में यहाँ पर आई हैं, जिसके बारे में सुनकर एल्सा बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। जिस पर वो बताती है कि वो भी हाल ही में यहाँ पर आई है और ये सारी की सारी जगह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनफेमिलियर है। तो मैं चाहती हूँ कि सारी की सारी चीज़ों से वो तारुफ करवा ले अपना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन को वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करेगी हमारे घोंसले में घुसने के लिए। इतने में पीछे से मैरियान आ जाती है, जिसे देखकर एल्सा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मैरियान आती है और उसे सामने ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं फोर्थ प्रिंसेस मैरियान हूँ, जो कि एल्सा द एडनबर्ग एम्पायर को ग्रीट करती है। और फिर उसी पोस्टर में उसे कहती है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर टी पार्टी में बुलाया। जिस पर आयशा भी अपने एटिकेट जाहिर करते हुए कहती है कि प्रिंसेस, आपको मेरे साथ ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे फॉर्मल ट्रीट कर सकती हैं। मैं आपकी छोटी बहन हूँ और आप मुझे एज अ सिस्टर के तौर पर ट्रीट करें। जिस पर मैरियान कहती है कि हाँ बिल्कुल। एल्सा मैरियान को देखकर कहती है कि इसे देखकर लगता है कि ये इस जगह पर बहुत जल्दी एडजस्ट हो गई है और इसने सारे एटिकेट वगैरह बहुत अच्छे से सीख लिए हैं। और वो अपने आप में ही खुश होते हुए मन में सोचती है कि अभी ये सारी की सारी चीज़ें इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अनफेमिलियर हैं, तो मुझे इसको गाइड करना चाहिए कि आखिर इसको इस जगह पर कैसे रहना है। इसके बाद वो मैरियान से कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर आ गई, तो चले आप यहाँ पर बैठ जाएं। जिस पर मैरियान एग्री हो जाती है और वो उसके साथ बैठ जाती है। इसके बाद वो मैरियान के लिए चाय बनाते हुए उसे अपने सारे भाई के बारे में बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं और वो आपके साथ गैदर होने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। और फिर वो चाय इसको सर्व करते हुए कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरह की चाय को प्रीफर करती हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। जिस पर मैरियान कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगी। इसके बाद मैरियान और एल्सा दोनों के दोनों बैठ के एक साथ चाय पीने लगती हैं, लेकिन एल्सा नोटिस करती है कि मैरियान चाय को घूरे जा रही थी। वो अपने मन ही मन कहती है कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी। फिर वो मैरियान से पूछती भी है, क्या तुम्हें इसकी चाय पसंद नहीं आई है? मैंने बिल्कुल तुम्हारे टेस्ट के अनुसार ये सारी चीज़ें बनाई हैं जो कि तुम्हें सूट करें। जिस पर मैरियान कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा मीठी है और ये इसका टेम्परेचर भी बिल्कुल परफेक्ट है, जिसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से पिया जा सकता है। फिर वो थोड़ी सी गुनगुनाती हुई इसे कहती है कि मेरे कमरे में किसी भी ठंडे पानी की केतली नहीं है और मुझे अभी भी लगता है कि मेरे रूम में ये नहीं होगी। जिसकी बात गुनगुनाते हुए एल्सा नहीं सुन पाती और उसे वो दोबारा से रिपीट करने को कहती है। इतने में एल्सा को कोई आवाज़ देता है। वो उसकी बड़ी बहन थी और उसके दोनों भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई, एक दूसरे से मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। एल्सा उनके पास जल्दी से जाती हुई बहुत ज़्यादा खुश दिली से उनके साथ मिलती है
और उन्हें वेलकम करती हुई उनका बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही होती है। जिस पर उसकी बड़ी सिस्टर कहती है कि मेरी छोटी बहन मुझे बुलाए और हम यहाँ पर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती से एक दूसरे से मिलने लगते हैं। इतने में उनका ध्यान जाता है पीछे खड़ी मैरियान पर। मैरियान सबसे पहले उन सबको प्राइवेटली ग्रीट करती है और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि आज के दिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ इस वंडरफुल प्लेस पर इकट्ठी हुई हूँ। उसे इस तरह का एक देख कर एल्सा अपने मन ही मन खुश हो रही होती है और उसे शाबाश दे रही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रही है। उसके इस तरह के एक्ट को देखकर वो सोच रही होती है कि आखिर उसके इस तरह के एक्ट पर मेरे घर वाले किस तरह से रिएक्शन देंगे। तो इसी तरह उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा गंदा सा और एक डिस्गस्टिंग सा लुक देते हैं उन्हें और कहते हैं कि किसी को भी इसने यहाँ पर आने को नहीं बुलाया था, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गई। और उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं कि ये एक इलेजिटमेट चाइल्ड है, ये एक ऐसी है, ये वैसी है, और बहुत बुरे बुरे बारे में उसके बारे में कहने लगते हैं। और फिर उसके बारे में कहते हैं ज़रा कोई इसकी स्मेल को तो देखो, ये कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, ये कितनी ज़्यादा शेमलेस है। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर एल्सा बहुत ही ज़्यादा हैरानगी में उनकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि आखिर ये सब क्या कह रहे हैं। इन सब के रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अनफेमिलियर हैं। इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि आखिर सब के सब इस जगह पर इकट्ठे क्यों हुए हैं। एल्सा पीछे की तरफ देखती है। वो एल्सा का सबसे बड़े वाला भाई रिचर्ड था, जो कि उसका असली भाई था, यानी उन दोनों की मदर्स एक थी। बाकी जितनी भी उसके बहन भाई थे उनकी मदर्स अलग थी। एल्सा उनके पास जाती है और उसे ग्रीट करती है। इतने में रिचर्ड की ध्यान जाती है मैरियान के ऊपर। मैरियान उसे ग्रीट करती है, लेकिन रिचर्ड उसे ऐसे अनदेखा करके चला जाता है जैसे कि वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। इसके बाद एल्सा कहती है कि बस ग्रीटिंग्स बहुत हो गई, चले सब इधर आ जाए और हम सब बैठकर इकट्ठे से चाय पीते हैं। और वो वारी वारी करके सबको उनकी जगह पर बिठाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मैरियान, जो कि दुखी मन से एक जगह पर खड़ी हुई होती है अकेले, अचानक से उसे एल्सा आवाज़ देती है। मैरियान शॉक में उसकी तरफ देखती है। एल्सा ने एक बहुत ही ज़्यादा वार्मली उसकी तरफ हाथ बढ़ाया हुआ होता है और उसे भी बुलाती है। मैरियान उसको देखते रह जाती है। इसके बाद वो सबके सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और आपस में बैठकर बहुत ही ज़्यादा बातें करने लगते हैं। उन सब के सारे रिएक्शन से देखकर ये लगता है कि एल्सा अपनी पूरी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा लाडली हुआ करती थी। एक उस तरह की बच्ची हुआ करती थी जिस तरह की स्टोरी के स्टार्ट में हमें मैरियान को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाया गया था। हो सकता है मैरियान ने सबको मैनिपुलेट कर कर एल्सा की जगह ले ली हो और इस जगह पर बिल्कुल उसी तरह हो रहा था। हर कोई इस जगह पर एल्सा को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था और मैरियान को हर कोई अनदेखा कर दे रहा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ्यूचर में हर कोई एल्सा को अनदेखा और मैरियान को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते थे। उनकी बातों से ये लगता है कि वो आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी और खुशहाल फैमिली है। मैरियान सिर्फ खामोशी से उन सब की बातें सुन रही थी और बहुत ही ज़्यादा कामली बैठी हुई थी। इतने में उसके चेहरे पे कुछ लगता है। ऐसा उसे कहती है कि तुम्हारे चेहरे पे कुछ क्रीम लगी हुई है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसको ट्रीट कर रही थी और उसके चेहरे से वो क्रीम साफ़ करती है। उसे इस तरह करते देख मैरियान उसे बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के देखने लगती है, जिस पर एल्सा शौक में उसका थोड़ा सा नाम बुलाती है। फिर वो एल्सा को थैंक यू करती है। उनकी इसी चाय पार्टी में शाम हो जाती है। एल्सा मैरियान से कहती है कि तुम्हें कैसा लगा सबसे मिलजुल कर, उनके क्लोज होकर। जिस पर मैरियान कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आज मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारा। स्पेशली सारी के सारी सिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, स्पेशली तुम एल्सा, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। जिस पर एल्सा शर्माते हुए कहती है क्या ऐसी बात है, और वह कहती है कि मैं थोड़ी सी एम्बेरस्ड हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मैं सबसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। फिर वो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताने लगती है और कहती है कि तुम जानती हो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या होती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये होती है कि सामने वाले को आप अप्रोच करते हो, और स्पेशली तौर पर लोर्स। वो जब छोटा था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था और किसी से भी जल्दी नहीं मिल पाता था, स्पेशली तौर पर मुझसे। इतने में मैरियान कहती है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है। एल्सा हैरानगी से उसकी तरफ देखती है और मैरियान कहती है कि मैं
आज के बाद तुम्हारी जैसे बनूंगी या मैं तुम्हारी जगह लूँगी और तुम्हारे साथ रहूँगी। जिस पर ऐसा उसे ताज्जुब में देखती रहती है। मेरियान कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं सबकी मोहब्बत रिसीव करूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, क्या यह ठीक है? और वो कहते हुए बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। उसकी इस तरह की स्माइल को देखकर एल्सा उसकी तरफ देखती ही रह जाती है और इस उसमें उसकी आंखें दिखाई जाती हैं जो कि किसी डूबते हुए सूरज की तरह दिखाई दे रही थी कि हल्की हल्की लाल और बाकी गोल्डन कलर की, जिसे देखकर एल्सा उसे देखती ही रह जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से अलमारी पर ले जाया जाता है जहाँ पर आयशा बहुत ही ज़्यादा शॉक में अचानक से उठी थी। ये सारा का पस मंज़र जितना भी नज़र आया था ये आयशा का एक ड्रीम था जो कि उसने सारी चीज़ें भुला दी थी और आहिस्ता आहिस्ता करके उसे ड्रीम की सूरत में नज़र आने लगी थी। आयशा अपने बेड के ऊपर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि ये सारी की सारी मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पहले भुला चुकी हूँ। ये तब का टाइम है जबकि मैं अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जिया करती थी। मैं इन सारी मेमोरीज़ को भुला चुकी थी और अब मेरे जहन में जो मेमोरीज़ मौजूद थी वो सिर्फ वही कोल्ड मेमोरीज़ थी, वही क्रूल मेमोरीज़ थी जिन्हें मैं भुलाना चाहती हूँ लेकिन नहीं भुला पाती। आखिर मैं भूल चुकी हूँ उन सारी के सारे वार्म टाइम्स को, उन वार्म लम्हों को जो कि मुझे याद होने चाहिए थे। आखिर ये सारी की सारी चीज़ें क्यों मुझे ख्वाब की सूरत में नज़र आए हैं? मुझे हमेशा से बहुत ही ज़्यादा टेरेबल मेमोरीज ख्वाब की सूरत में नज़र आती हैं, लेकिन आज ऐसे क्यों हुआ है? और उन सारी टेरेबल मेमोरीज की वजह से उसके दिल में दिन ब दिन रिवेंज की आग बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वो इन सारी के सारे लम्हात वगैरह को भूल चुकी थी। वो अपने रिवेंज के चक्कर में इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि उसे अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो जल्दी से जल्दी अपने भाई से मिलना चाहती थी और वो कहती है कि मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, मैं जल्द से जल्द आयरस से मिलना चाहती हूँ। इतने में एक सर्वेंट चीखते हुए उसके रूम में आती है और कहती है, योर हाइनेस, आप जल्दी से उठ गई, आप कब उठी? आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हुई हो? क्या आपको कुछ बहुत ज़्यादा अनईजी सा फीलिंग हो रही है? फिर वो कहती है कि रीना जल्दी से जाओ और हिज मैजेस्टी और प्रिंस को जाके इस बारे में इत्तला करो कि प्रिंसेस उठ चुकी है। फिर वो आयशा के बराबर बैठ जाती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। आयशा अपनी नैनी को बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फील कर रही है और वो कहती है क्योंकि ये इस वजह से क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डीपली सो रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट फील हो रहा है। इसके बाद वो आयशा से इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती है और आयशा को बताते हैं कि हिज मैजेस्टी काफ़ी टाइम से आपके पास ही मौजूद थे और वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो आपका बिल्कुल भी आपके बेड की तरफ से नहीं जा रहे थे। जिसकी बात सुनकर आयशा उसे कहती है कि आखिर सारे के सारे कहाँ चले गए? क्या वो सारे के सारे मेरे रूम में थे? जिस पर नैनी कहती है कि हाँ, वो सारे के सारे यहीं पर मौजूद थे, लेकिन अचानक से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर जाना पड़ा। लेकिन आप फिक्र मत करें, रीना उन्हें बुलाने के लिए गई है। जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं उन सबको एक ही साथ देखना चाहती हूँ। इसके बाद वो एक ही दम से बेड के ऊपर से उठती है और कहती है कि मैं उनकी परेशानियाँ दूर करना चाहती हूँ, मैं खुद जाकर उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर नैनी कहती है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, आप अभी तो उठी हो, अभी आपको थोड़ी देर इंतज़ार करने की ज़रूरत है, आपको आराम करने की ज़रूरत है। जिस पर आयशा कहती है कि ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपनी फैमिली को जल्द से जल्द देखना चाहती हूँ। लेकिन नैनी कहती है कि आप अभी ही उठी हो और अगर आप एक ही दम से उठोगे तो आप दोबारा से बीमार पड़ जाओगे। और अभी कुछ घबराते हुए सोचना शुरू कर देती है। जिस पर आयशा पूछती है कि क्या हुआ नैनी? आयशा पूछती है कि आखिर सब कहाँ पर मौजूद है। नैनी बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और उसी तरह घबराए हुए अंदाज मुँह से बताती है। इसके बाद से शिफ्ट होता है और आयशा भागी हुई जा रही होती है कहीं पे। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और कह रही होती है कि मैं आखिर ऐसा नहीं होने दे सकती। दूसरी तरफ हमें इंपीरियर दिखाया जाता है जो कि सबको शुक्रिया अदा कह रहा होता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर आ सके। असल में उसकी फैमिली पूरी की पूरी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि अरब बकिम्बर ने आयशा के ऊपर जानलेवा हमला किया था और उसकी वजह से आयशा की बहुत ही ज़्यादा शदीद तबीयत ख़राब हो गई थी
वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। अगर लूमनस ना आता तो वह मर चुकी होती। और इम्पीरियल ने सारे लोगों को, कैप्टन को और आर्मी के काफ़ी सारे अफराद को इसलिए यहाँ पर बुलाया था क्योंकि वो एक तरह की जंग का ऐलान करने वाले थे, जिस पर आयशा भागी भी जा रही थी कि वो आगे इस तरह नहीं होने दे सकती। दूसरी तरफ इम्पीरियल कह रहा होता है कि आखिर हम एम्पायर को इतनी ज़्यादा करेज नहीं दे सकते कि वो हमारे ऊपर दोबारा से इस तरह अटैक करे। हम उनके ऊपर पहला अटैक करेंगे और हम शुरुआत करेंगे इस जंग की। दूसरी तरफ आयशा उस तरफ भागी भी आ रही होती है और कह रही होती है कि मैंने हैरिसन से मीटिंग करने के बाद यहाँ पर आई हूँ और मुझे नहीं पता कि आखिर उसने क्या प्लानिंग कर रखी है और क्या नहीं। दूसरी तरफ आयरिस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और उसके भी यही सारे तासुरात होते हैं कि हमारे पास ज़ाया करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हम जल्द से जल्द अपने ट्रूप्स को वहाँ पर गैदर करेंगे और वहाँ पर हमले की तैयारी करेंगे। इसके बाद वो एक फैमिली का नाम लेते हुए कहते हैं कि कैसल फैमिली हमारी गार्ड्स को बहुत ही ज़्यादा टाइम से गार्ड कर रही हैं, लीड करेगा, जो कि नॉर्थ बॉर्डर पर मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ आयशा भागी भी उनकी तरफ आ रही होती है और कहती है कि आखिर मैं इतनी जल्दी उनको ये मूव नहीं करने दूंगी। आखिर वो इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं? शायद ये इसी वजह से क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ है ये सब कुछ हकीकत है, और अगर ये सब कुछ हकीकत है तो ऐसा डेफिनेटली वहाँ पर जाएगा, उन सारे खतरों को लीड करने जाएगा। दूसरी तरफ आयशा भागी भी आ रही होती है। वो पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच जाए और वो कह रही होती है कि मैं जानती हूँ कि ये सारे लोग इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं और मैं उन्हें पहला स्ट्राइक करने नहीं दूँगी एम्पायर की तरफ से। मैं इन सारी चीज़ों को जल्द से जल्द रोकूंगी इससे पहले कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाए। वो उस डोर तक पहुँच जाती है। सामने वाले गार्ड उसको अंदर आने से रोकते हैं और कहते हैं कि ये टाइम सही नहीं है, आप अंदर नहीं दाखिल हो सकती। लेकिन वो बगैर कुछ सुने अपने मम्मा पापा को चिल्लाती हुई अंदर दाखिल हो जाती है और अंदर होते ही सबसे पहले अपने भाई को बुलाती है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है, आयशा उसके सामने घुटनों के बल खड़ा हो जाता है और वो कसम याद दिलाता है कि जब उसने वो नाइट ऑथ ली थी आयशा को प्रोटेक्ट करने की, और उसने अपनी सारी की सारी चीज़ें गिव अप कर दी थी सिर्फ और सिर्फ आयशा के लिए कि वो आयशा को हर वक्त प्रोटेक्ट करेगा और उसकी हर तरह से रखवाली करेगा। उस नाइट ऑथ को याद दिलाते हुए ये बताता है कि आयशा, क्या तुम्हें याद नहीं है जब तुम पैदा हुई थी तो मैंने एक कसम खाई थी कि मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूँगा। जब हम दोनों को बचपन में जहर दिया गया था मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था। उस वक्त हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों ने हमेशा स्ट्रांग रहना है एम्पायर की तरफ और उन्हें कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं करने देना। और तुमने करा आयशा, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हो। तुमने मेरी जान बचाई, तुमने अपने भाई की जान बचाई, तुमने उन सारी की सारी जंगों को एक एलाइज की मदद से शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। तुमने अपने दोस्त की उस वक्त मदद करी जब उसको मदद की शदीद ज़रूरत थी, जब वो लॉस्ट हो गई थी एक जगह पर। मैं उन सारे लम्हों तुम्हें देखता रहा और मुझे तुम पर फ़ख्र होता कि आयशा, मुझे तुम पर बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र है। और जब आयशा को ये कह रहा था, आयशा बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब से उसे देख रही थी। दूसरी तरफ आजीज़ कह रहा होता है कि मैं तुमसे कोई भी चीज़ नहीं छुपाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं सिर्फ तुमसे एक परमिशन मांग रहा हूँ, वो तुमसे ब्लेसिंग चाहता हूँ। और इस वक्त मैंने कसम खाई है कि मैं तुम दोनों को, एलमायर एम्पायर को और तुम्हें हमेशा सेम रखूँगा एडोबर्ग एम्पायर से। आयशा, क्यों ना हम दोनों ये बड़े एक दूसरे के साथ शेयर करें, तुम इसको अकेले नहीं उठा सकती हो। दूसरी तरफ आयशा जिसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी में देख रही होती है, उससे मिन्नतें कर रहा होता है कि प्लीज़ तुम मुझे वहाँ पर जाने की इजाज़त दे दो, मुझे तुम्हारे साथ स्टैंड होने की परमिशन दो ताकि हम इन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी रिजॉल्व कर सकें। आयशा उसकी तरफ अभी भी देख रही होती है। वो उसकी आंखों को देखती है और कहती है, इसकी आंखों में बिल्कुल भी गुस्सा या एंगर नहीं है, उसकी आंखें डिटर्मिनेट हैं। इसकी आंखों में कहीं भी बदले की आंख नजर नहीं आ रही है, वो बदले की आंख में अंदर नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी आंखों में एक तरह का पर्पस नज़र आ रहा है। उसने मुझे मेरा पास याद दिला दिया है। और आयशा इसी तरह दुखी मन में उसको देखती रहती है और अपनी आंखें बंद करती है।
और अपने मन ही मन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसको इस जगह पर स्टॉप कर सकती हूँ, मैं इस जंग को इस जगह पर ख़त्म कर सकती हूँ। आयशा से, जो कि आयशा से कह रहा होता है कि लगता है तुम उस वक्त फ्रीज हो गई थी, तुमने उस वक्त अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, क्या तुम फौरन ही वहाँ पर आ गई थी जैसे तुम उठी ही थी? तो चलो हम पहले तुम्हारे कमरे में चलते हैं, इसके बाद हम कंफर्टेबली बैठकर एक दूसरे से बात करेंगे। हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि तुम्हारी हेड मुकम्मल तौर पर इम्प्रूव हो चुकी है। जिस पर आयशा कोई भी जवाब नहीं देती। आयशा काफ़ी देर तक खामोश रहता है और आयशा के जवाब का इंतज़ार करता है। आयशा अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहती है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है ब्रदर। आयशा कहता है कि मैंने तुम्हारा चेहरा देख के ही सारी चीज़ों का पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था। फिर वो आयशा को बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी नज़रों से देखते हुए उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बाकी सबसे अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें किसी की भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आयशा फ़ौरन से उसको कहती है कि फिर मुझे इस बात पर अलाउ किया है कि मैं आपके साथ वहाँ पर जा सकूँ। आयशा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें उस जगह पर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। जिस जगह पर जाने के लिए मैं अच्छे खासा टाइम से इंतज़ार कर रहा था, यानी कि एक बार के लिए, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर अचानक से कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी सारी एम्बिशंस पल भर में राख हो जाती हैं। मैं तुम्हें वापस एडिनबर्ग वापस नहीं भेजना चाहता हूँ। वियोन वहाँ पर मौजूद नहीं होगा लास्ट टाइम की तरह तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। आयशा चौंकते हुए उससे पूछती है कि मास्टर वियोन कैसे हैं, क्या वो सेफ हैं? आयशा कहता है कि उसने कहा है कि उसका माना बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है उसकी बॉडी में, और ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी कर रहा है, तो वो हमारे साथ बैटलफील्ड में नहीं जा सकता, और वो इस वक्त ड्यूक रेजिडेंट्स में आराम कर रहा है, अपने आप को रिकवर कर रहा है, और मुझे लगता है कि वो कुछ दिनों के अंदर अंदर अच्छा खासा रिकवर कर लेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वियोन ने अपने वॉलंटरी स्टेप पीछे कर लिया है और उसने अपने कमांडर की पोस्ट को छोड़ दिया है। जिस पर आयशा शॉक होते हुए उससे पूछती है क्या आखिर उसने ऐसा क्यों किया? आयशा कहता है कि उसे लगता है कि वो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो तो मैं सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आयशा चिल्लाते हुए कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। वो शुरुआत से लेकर आखिर तक मेरी तरफ खड़ा रहा और मुझे प्रोटेक्ट करता रहा। उस वक्त जो मुझ पर अटैक हो रहे थे वो प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मुझे जितनी भी छोटी इंजरीज आई थी उसमें उसका बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। आयशा कहता है कि हाँ, मैंने सारी की सारी सिचुएशन बाकी नाइट से सुन ली थी, और वो अपना हाथ अपने सर पर रखता हुआ कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है। उसने अपना माइंड बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है और उसने वही फैसला इख्तियार करा है। और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर एक प्रीस्ट अचानक से आ गया था और उसने तुम्हें हील करा था और तुम्हें ठीक करा था। जिसे सुनकर अचानक से आयशा रोन का नाम बुलाती है, लुमनस का नाम बुलाती है, और अपने मन ही मन कहती है कि हाँ, मैंने उस वक्त ब्लेडी इमेज देखी थी रोन की, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरा ख्वाब है, लेकिन वो कोई ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। और जैसा कि मुझे वियोन ने बताया था कि उस प्रीस्ट ने उन सारे अटैकर्स को धूल चटा दी और तुम्हें हील करने के बाद वापस अकेले चला गया, और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हैं। और फिर वो अपना हाथ अपने मुंह पर रखते हुए कहता है कि आखिर कोई भी ऐसे किसी भी जगह पर कैसे जा सकता है, और वो आके किसी भी टेरिटरी से कैसे बाहर निकल सकता है। और सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब बात ये है कि वो उस वक्त वहाँ से वापस चला गया और उसके बारे में, उसकी प्रेजेंस के बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। आयशा की सारी बातें आयशा खामोशी से सुन रही थी। आयशा का इस तरह का रवैया देखकर आयशा उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंदी में देखने लगता है, और फिर उसे काम डाउन करते हुए सबसे पहले उसके सर को सहलाता है और कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हमेशा से वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगता था, हालांकि सबसे पहले जब मैंने उसे देखा था तब से ही मुझे ऐसा लगता था, और मुझे इस बात का यकीन है कि वो एक दिन ज़रूर हमारे सामने शो होगा और सब कुछ बिल्कुल बदल जाएगा, और वो हमें दोबारा से इस तरह स्पीचलेस करके नहीं छोड़ेगा। और वेल देन, तुम सपोज कर रही हो
इस वक्त अब तुम्हारे भाई का वक्त है कि वो अपना एक स्टेप आगे करे, क्या ऐसा नहीं है? और बोलते हुए बहुत ही ज़्यादा फख्र कर रहा होता है और आयशा को बताता है कि आयशा, तुम नहीं जानती हो, मैं टॉप रैंक नाइट्स की लिस्ट में से एक आता हूँ। आयशा अपने मन ही मन कहती है कि मैं ड्यूक फ्योन और अपने भाई के बारे में बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हूँ और उन सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हूँ जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ या वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे बस इस वक्त अपना एक कदम पीछे करना होगा और इंतज़ार करना होगा जब तक टाइम आए, और अगर मुझे दोबारा उसे फेस करना पड़ा तो मैं इस बात पर श्योर नहीं हूँ, मैं दोबारा से हेजिटेट नहीं करूँगी। और वो अपने मन में अल्यूमिनस को याद करते हुए कह रही होती है कि इस वक्त अगर कोई है जो सिचुएशन चेंज कर सकता है तो वो है। अल्यूमिनस को याद करते हुए अपनी मुठ्ठियाँ भींचने लगती है। इसके बाद आयशा से कहती है कि ब्रदर, क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? आयशा हैरानगी में देखता है कि आखिर मुझे क्या देना चाह रही है। फिर वो उसके हाथ में एक रिंग देते हुए कहती है कि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी सी रिंग है, लेकिन नहीं, ये एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर लाइट की पावर मौजूद है। हालांकि ये मेजर इंजरीज वो हील नहीं कर पाएगा, लेकिन ये आपको काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन दे सकता है और ये बहुत जल्द आपके लाइफ फोर्स से कनेक्ट हो जाएगा और जब आपको ज़रूरत होगी ये ऑटोमेटिक अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और फिर वो एरिसन के बाद आइजस को बताते हुए कहती है, जैसे कि एरिसन ने मुझे कहा था कि नॉर्थ सी की तरफ एक गेट छुपा हुआ है और वो उस तरफ से हमला करने के बारे में सोच रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो उस जगह से अलमायर एम्पायर को सरपास करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ अलर्ट रहिएगा। फिर वो आइजस का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि प्लीज़ ब्रदर, सेफली वापस आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जिस पर प्रॉमिस करते हुए आइजस कहता है कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सेफली वापस आऊँगा और मैं तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहता हूँ जो पहले हुआ। जिसके बाद आयशा कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाती। आइजस कहता है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त है और ये कहते हुए वो उसमें स्माइल कर रहा होता है। आयशा भी सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस जंगल में ले जाया जाता है जहाँ पर आयशा पे अटैक हुआ था। उस जगह पर एल्जिस भागा हुआ आ रहा होता है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो लड़खड़ाते चल रहा होता है और अचानक जाकर ज़मीन पर गिरता है और उसे किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और वो अपने मन ही मन कहता है कि तुम लोग हंस रहे हो मेरे ऊपर। और उसे एक सीन याद आता है जिस पर डॉक्टर उसे कह रहा होता है कि मैंने जो करना था मैं कर चुका हूँ, अब मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और सेकंड प्लेस में आपको बाइज्जत तरीके से ही कहना चाहता हूँ, आपकी बॉडी एक टोटली क्रूल जोक है जो कि इनकेपेबल है माना को जनरेट करने के लिए, जो कि बचपन से ही इस मामले में अपाहिज है। फिर वो आयशा को याद करते हुए कहता है, आखिर उसकी और मेरी मेमोरीज एक दूसरे से शेयर कैसे हो गई? आखिर उस बच्चे की आवाज़ से मुझे उसकी हिंट क्यों आई? बस थोड़ा सा और, इतने में जंगल में से आवाज़ आने लगती है जैसे कि कुछ जानवर गुर्रा रहे हो और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये सफोकेटिंग डार्क आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही थी जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग फील करा रही थी। और वो कहता है कि आखिर मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ, आखिर मैं अपनी बॉडी को इतनी ज़्यादा हद तक क्यों ले जा रहा हूँ, मैं उनके लिमिट्स को क्यों पार कर रहा हूँ। उसका ब्लड और उसका पसीना दोनों ज़मीन पर गिर रहे होते हैं उसे ज़मीन सक कर रही होती है। और फिर वो एक याद आती है और कहता है कि कोई था जिसको मैं अपनी मौत तक प्रोटेक्ट करने को तैयार था और वो उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा रहा होता है। वो नन्हे से हाथ भी उसके हाथों को थाम लेते हैं और कहता है कि कोई था जिसको मैं अपनी हर चीज़ सेक्रीफाइस करता बगैर हेजिटेशन के और उसे प्रोटेक्ट करता, और वो और कोई नहीं बल्कि एल्सा थी। और वो आराम से एल्सा का नाम पुकारता है। उसके एल्सा का नाम पुकारते ही वो डैगर जो कि उसके पास बंधा हुआ था उसके अंदर से एक पर्पल कलर की रोशनी ग्लो करने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कोई कहता है क्या हो गया ये नाम सुने। आखिर मेरी ज़िंदगी, मेरी पैथेटिक ज़िंदगी सिर्फ एक सिंगल नाम की बदौलत क्यों है जिसको मैंने हज़ार पहले मिटा दिया है। मैंने अच्छे से वेरीफाई कर लिया था। जब लास्ट टाइम मैंने ट्रांसमिशन किया था तो मेरी पावर उस वक्त मौजूद थी, वो ख़त्म नहीं हुई थी। तो आखिर ये कैसे हो गया? और ये और कोई नहीं बल्कि मैरियान थी, और जो कि बड़ी एरोगेंट तरीके से कहती है कि वो छोटी बच्ची, उस लड़की में ज़रूर कुछ ऐसा है जो कि मुझे उसकी याद दिलाता है। दुखों से बेनियाज एक मासूमियत, जैसे कि वो मोहब्बत के बगैर एक लम्हा भी नहीं जानती। अपनी जवानी और गैर मामूली सलाहियतों के बावजूद वो अपने आसपास के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाती है। वो बच्ची मुझे एल्सा की याद दिलाती है। और फिर वो हंसते हुए कहती है कि मैटर नहीं करता, एक दिन वो सब कुछ ख़त्म होने के बाद वो भी दुनिया से इरेज हो जाएगी, उस लड़की की तरह। चलो इस आर्टिफैक्ट को रिट्रीव किया जाए। और देखने पे लगता है कि ये मुकम्मल हो चुका है। और वो ये कहते हुए एक शीशे के सामने खड़ी हुई होती है, और सामने से वो देखती है कि शीशे में वो नहीं बल्कि एल्सा खड़ी हुई है, और कहती है कि ये देखकर बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगता है। और वो शीशे में देखते हुए कहती है कि ये मुझे ज़्यादा बेहतर सूट करता है। और फिर वो अपना गाउन उठाते हुए कहती है कि चलो फिर से शुरुआत की जाए। और वही कहते हुए लगातार बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है, और कहती है कि एक दिन फाइनली एल्मायर एम्पायर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो इस एपिसोड से और बाकी के एपिसोड से मुझे थोड़ी बहुत ये हिंट मिली है कि आलूमिना जो कि आयशा को बाबा ड्रीम्स के ज़रिए कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि ख्वाब में वो अपने आप को मरियाम देखना, या इसके अलावा उसे अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुशहाल फैमिली की तरह जीना, वो यादें आना। वो उसे सिर्फ ये बता रहा था कि ये सारी की सारी चीज़ें उसकी फैमिली नहीं कर रही थी, बल्कि ये मैरियान ने की थी। उसने उसके साथ अपनी जगह स्विच कर ली थी, जिसकी वजह से हर कोई उसे मैरियान समझता था, और मैरियान जो थी वो ऐसा बन के जी ही जा रही थी। लेकिन मैरियान एल्मायर एम्पायर को क्यों तबाह बर्बाद करना चाहती है, तो ये जानने के लिए हमें रुकना पड़ेगा अपने आगे के चैप्टर्स के लिए। तो जुड़े रहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।